वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 2 है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन, और इन्होंने ऑप्शन दिया है हैज और हैज नॉट। तो चिल्ड्रन सर्विस सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर होता है हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसमें कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होती लेकिन बस एक सर्विस दी जाती है। अब इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है या नहीं? तो इंक्रीज नहीं हुआ, राइट आंसर है हैज नॉट। इसको समझो यहां से। सपोज करो सेकेंडरी सेक्टर में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, मान के चलो टी शर्ट बन रही है, कोई कपड़ा बन रहा है, तो देख लो कितने सारे लोग लगे हुए हैं, हर आदमी अलग अलग कपड़ा बनाने में लगा हुआ है। लेकिन टर्सरी सेक्टर, मान के चलो सर्विस सेंटर में कोई मैडम बैठी है कॉल सेंटर में, तो भाई एक ही एम्प्लॉय से 500,000 लोगों की जो क्वेरीज है कि हमारा फोन नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहे, समझ में आ गया? तो टर्सरी सेक्टर क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करता है तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। नेक्स्ट, वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। अभी देखो हमने देखा प्राइमरी सेक्टर में चीजें प्रोड्यूस होती हैं कुछ ना कुछ, सेकेंडरी सेक्टर में भी कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन टर्सरी सेक्टर में केवल सर्विस प्रोवाइड होती है, कुछ बनता नहीं है। तो राइट आंसर होगा टर्सरी। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश सेक्टर एंजॉय द जॉब सिक्योरिटी। इन दोनों फिगर को देखो, किसकी जॉब ज्यादा अच्छी है, नंबर 1 वाले की या नंबर 2 वाले की? आप कहोगे सर नंबर 2 वाला एसी में भी बैठा है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, जॉब सिक्योरिटी भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यहां पे क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी रहती है। भाई इस आदमी को तो 5 दिन का काम मिल गया, हो सकता है फिर 10 दिन फिर काम ना मिले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। नेक्स्ट, अ डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देख लो कितने सारे लोग हैं जो इंडिया के अंदर एज अ लेबर काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। सो राइट आंसर होगा लार्ज। कॉटन इज डैश प्रोडक्ट। कॉटन तो भाई नेचुरल है, पेड़ पे उगती है, प्लांट होता है इसका, तो यहां पे आ जाएगा नेचुरल। एंड क्लोथ इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, और क्लोथ को कहां पे बनाया जाता है भाई? उसको तो फैक्ट्री में बनाया जाता है ना। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट है? सो राइट आंसर होगा इंटरडिपेंडेंट। भाई देखो, अगर ये प्राइमरी सेक्टर वाले कॉटन नहीं बनाएंगे तो क्या कॉटन की टी शर्ट बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। और अगर कॉटन की टी शर्ट नहीं बन पाएगी तो क्या उसका ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यानी कि तीनों ही सेक्टर एक दूसरे पे क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। फिर ये फिलअप देख लो, दिस सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू नेचुरल प्रोसेस। अब जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्शन होता है, जैसे गन्ना है, शुगर केन है, तो शुगर केन कहां बनेगा? प्राइमरी सेक्टर में बनेगा ना भाई। तो इसको बोला जाएगा, अगर नेचुरल प्रोसेस यूज होंगी तो प्राइमरी सेक्टर। जीडीपी क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स बने, जो भी सर्विसेज हुई। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का जो शेयर था 2003 में वो था बिटवीन 50% टू 60%। अब चिल्ड्रन यहां मैच द कॉलम है, तो सीधे इसके आंसर देखते हैं। तो अनइरिगेटेड लैंड का जो आंसर है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स। अगर भैया पानी नहीं पहुंचेगा तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, नहरें बना सकते हैं, जो गवर्नमेंट बना सकती है। किसानों को प्रॉब्लम रहती है कि उनको कम प्राइस मिलता है, तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्ट किसान से खरीद ले ताकि किसान को अच्छा पैसा मिल जाए। डेट बर्डन, मतलब कई बार किसान पे कर्जा हो जाता है क्योंकि उधार ले लेता है, तो इस केस में बैंक ने क्या कर सकती है, बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट। बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, बहुत ही कम ब्याज पे उनको क्रेडिट दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। नो जॉब इन ऑफ सीजन, कभी कभी ऑफ सीजन आता है उसमें नौकरी नहीं मिलती, तो क्या कर सकते हैं, सेटअप एग्रो बेस्ड मिल्स, उसमें उनको काम मिल सकता है। कंपेल टू सेल देयर ग्रेन्स टू द लोकल ट्रेडर सून आफ्टर हार्वेस्ट, जैसे ही फसल कटती है तो उनको पैसे की जरूरत होती है, तो जल्दी से वो लोकल ट्रेडर्स को ही भेज देते हैं उल्टे सीधे दामों में। तो इसमें क्या कर सकती है, जो हमारी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है वो उसको दे सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी और ये उनके वो है। अब चिल्ड्रन एक क्वेश्चन है कि भाई फाइंड आउट द ऑड वन। तो क्वेश्चन है पहला, टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर और पॉटर।
धोबी कपड़े धोता है, टेलर कपड़े सिलता है, सॉरी, धोबी कपड़े धुलेगा, टेलर कपड़े सिलेगा और पॉटर क्या बनाएगा, मिट्टी के बर्तन बनाएगा। तो ये तीनों ही देखो अपने पर्सनल वर्क है, ठीक है। लेकिन जो टूरिस्ट गाइड है इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इसको पहले एक परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके ये टूरिस्ट गाइड बनता है, इसको एक अलग नॉलेज होती है, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर का पार्ट आ गया। लेकिन धोबी बस उसने कपड़े धोए, टेलर ने कपड़े सिल दिए, पॉटर ने मतलब बर्तन बना दिए। तो ये है टूरिस्ट गाइड ऑड। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल, लॉयर। अब देखो टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया और लॉयर हो गया, तीनों ही टर्सरी सेक्टर में आते हैं, थर्ड सेक्टर में। लेकिन वेजिटेबल वेंडर इसमें नहीं आता। तो ये हो गया। पोस्टमैन, सोल्जर, पुलिस और कांस्टेबल, ये चारों ही गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन कोबलर कौन होता है, मोची होता है। मोची तो यार गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ऑड वन आउट है। एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर में आती है। लेकिन जेट एयरवेज जो है वो एक प्राइवेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी इज यूजफुल। तो ये कह रहा है जो हमारे सेक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, हमने उसको जो क्लासिफाई किया है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में, क्या ये यूजफुल है? अरे भैया बिल्कुल यूजफुल है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से कितना बिजनेस आ रहा है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकेंडरी बिजनेस से क्या आ रहा है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और टर्सरी सेक्टर से क्या आ रहा है ये भी हम। इसके साथ साथ हमको ये भी पता चल सकता है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस काम कर रहा है और टर्सरी सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस है। तो इसका आंसर देखो हम कैसे लिखेंगे, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इज यूजफुल। ये वाली लाइन हमने यहीं से बनाई है। चिल्ड्रन याद रखना, जब भी सोशल साइंस में क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आधी लाइन तो आपको क्वेश्चन में से ही कॉपी पेस्ट कर देनी है इन फॉलोइंग वेज। तो नंबर 1 ये 3 पॉइंट्स लिखना है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। भाई हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन काम कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन काम कर रहा है और टर्सरी में कौन काम कर रहा है। नंबर 2, इट गिव्स द डेटा अबाउट जीडीपी। भाई हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमें प्राइमरी सेक्टर से कितना जीडीपी आया, सेकेंडरी से कितना जीडीपी आया और टर्सरी से कितना आया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन नोइंग द पर कैपिटा इनकम। भाई पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि ऑन एन एवरेज जो पर पर्सन की जो इनकम निकल के आती है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो ये तीनों बातें हमको पता चल जाती हैं, तो इसलिए ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट, for each of the following sector that we came across in this chapter, why should one focus on employment and GDP? तो ये कह रहा है कि भाई ठीक है सेक्टर्स वाइज तो ठीक है, लेकिन जीडीपी पे और एम्प्लॉयमेंट पे ही क्यों सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है? चिल्ड्रन जीडीपी की फुल फॉर्म आपको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भैया जहां पे जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा जिस कंट्री के अंदर, उसका जो डेवलपमेंट है वो उतना ही ज्यादा होगा। बोलो यस और नो, ठीक है। और जिस कंट्री के जितने ज्यादा लोग जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, भाई नौकरी करोगे तो पैसा कमाओगे, पैसा कमाओगे तो टैक्स दोगे, उस टैक्स से हमारा ही कंट्री क्या होगा, ग्रो करेगा। तो इसीलिए जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो पहले तो हम ये लिख देंगे, वी फोकस मोर ऑन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस। ये 2 रीजन लिख देने हैं। नंबर 1, वी कैन कैलकुलेट कंट्रीज ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी। भाई हमको जीडीपी मिल गई तो प्रोडक्टिविटी पता चल गया। नंबर 2, वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट कंट्रीज ऑल ओवरऑल इनकम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम के बारे में हमें पता चलता रहता है। तो हम क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे पूरे कंट्री की क्या इनकम निकल के आ रही है वो भी निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, कुड देयर बी अदर इश्यूज विच शुड बी एग्जामिन्ड। क्या इसके अलावा, जीडीपी के अलावा, एम्प्लॉयमेंट के अलावा क्या कुछ और भी इश्यूज हैं जिनको हम एग्जामिन कर सकते हैं? हाँ, कुछ और इश्यू और हैं, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, पोवर्टी यानी गरीबी और फूड प्रोडक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा क्या हो गया, जीडीपी हो गया और एम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन जो हेल्थ केयर फैसिलिटी वो भी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए और गरीबी जितनी कम से कम हो उतना बेटर है, और फूड का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज टर्सरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर। अब जो टर्सरी सेक्टर है प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग कैसे है, इसके लिए सबसे पहले हम ये वाला चार्ट देखेंगे। यहां पे देखो चिल्ड्रन, अगर आप प्राइमरी सेक्टर में देखो और सेकेंडरी सेक्टर में देखो तो कुछ चीज आपको कॉन्क्रीट फॉर्म में मिलती है। जैसे मैं बिस्किट लेने गया तो मैंने दुकानदार को पैसे दे दिए और मुझे बिस्किट मिल गया, तो मुझे कोई चीज मिली। मैं शर्ट लेने गया तो मुझे शर्ट मिल गई, दुकानदार को पैसे मिल गए।
दूध देने वाला दूध देने आया, मुझे दूध मिल गया, उसको पैसे मिल गए। लेकिन टर्सरी सेक्टर में केवल सर्विस मिलती है। भाई मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो उसने मुझे कुछ दिया नहीं, बस उसने मुझे यहां से यहां छोड़ दिया और 20 रुपए ले लिए, ठीक है, तो केवल सर्विस है। तो ये अलग कैसे है? अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लो। सबसे पहले एक तरफ लिख लो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर, एक तरफ लिख लो टर्सरी सेक्टर, ठीक है। तो इसमें लिख देना गुड्स आर प्रोड्यूस, इसमें सामान कुछ प्रोड्यूस होता है, इसमें गुड्स कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। सर्विस इज नॉट प्रोवाइडेड, इसमें सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, सीधे वो सामान प्रोवाइड करेंगे। इसमें सर्विस प्रोवाइड होती है, इसीलिए टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज लेस, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखोगे वो कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम है। और टर्सरी सेक्टर से सबसे ज्यादा जीडीपी में वो आता है। इसके एग्जांपल में लिख देना फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसके एग्जांपल में लिख देना ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अर्बन का भी एग्जांपल देना है, शहर का भी और रूरल एरिया का भी। तो भाई पहले इस फिगर को देखो, अब ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 लोग लगे हुए हैं इस खेत को प्लो करने में। क्या करने में? प्लो करने में। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पे एक्चुअल काम तो बैल कर रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं 5 लोगों में से 3 को हटा भी दूं और मेरे पास 2 लोग रह जाएं तो भी मेरा ये काम हो जाएगा, क्योंकि इन बचे हुए 3 लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, तो इन्होंने सोचा चलो हम भी खेत में काम कर लें, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो खेत से जो इनकम आएगी, सपोज करो 50,000 रुपए आनी थी, जो 2 लोगों को बटती तो 25,000 हो जाते, लेकिन अब वो अल्टीमेटली 5 लोगों में बटेगी तो 10-10 हो जाएगा। तो ये है डिसगाइज्ड, यानी कि दिख नहीं रहा, लग ऐसा रहा है कि सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम 2 लोगों का है वो 10 आदमी कर रहे हैं, 5 आदमी कर रहे हैं। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। इसका एक अर्बन एग्जांपल समझो, मान के चलो शहर में एक छोटी सी दुकान खुली हुई है, ठीक है। अब वो दुकान इतनी छोटी है कि भैया उसको एक आदमी हैंडल कर सकता है, लेकिन उसी पे पापा बैठ रहे हैं, उसी पे मम्मी बैठ जाती हैं, बच्चा आ गया ट्यूशन से वो बैठ जाता है, भाई आ गया ट्यूशन से वो बैठ जाता है, मतलब एक आदमी का काम है और 4-4 आदमी उसी काम को कर रहे हैं। तो ये भी है डिसगाइज्ड। अब देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लिख देना, केवल 2 लाइन की है। When more people are involved in a work which can be done by less number of people, यानी कि जो काम 2 आदमियों का है, कम लोगों का है, उसमें अगर ज्यादा लोग लगे हुए हैं और सेम आउटपुट आ रहा है तो वो क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका एग्जांपल दे दो, पहले रूरल एरिया का दे दो। 5 people working in a small farm land, एक छोटी सी लैंड पे 5 आदमी काम कर रहे हैं, which can be easily done by 2 people, जो काम 2 लोग आसानी से कर सकते हैं। भाई साहब उस काम को 5 लोग कर रहे हैं, तो ये तो हो गया फार्म का, है ना, ये वाला। दूसरा रूरल, उन्होंने अर्बन का मांगा है। ऑल फैमिली मेंबर्स आर हैंडलिंग अ स्मॉल शॉप, एक छोटी सी दुकान को भाई साहब पूरे घर के सारे मेंबर, मम्मी पापा भाई बहन सब लगे हुए हैं, विच कैन बी इजिली हैंडल्ड बाय 1 पर्सन, जो एक आदमी का काम है। हो सकता है अगर उसको मम्मी हैंडल कर लेती तो पापा कहीं बाहर जॉब कर सकते थे और एक और कमाई का जरिया, एक और इनकम हो सकती थी, ठीक है। तो ये होता है डिसगाइज्ड। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज तो हमने अभी देखा कि जिसमें लगता है ऐसा कि भाई सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग एक्स्ट्रा होते हैं। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसमें आदमी के पास डिग्री भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, काबिल भी है, लेकिन उसको नौकरी ही नहीं मिल रही, वो बेचारा घर पे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले ओपन एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे। ओपन एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, इज एजुकेटेड बट इज अनेबल टू गेट वर्क। भाई आदमी काम करना भी चाहता है, पढ़ा लिखा भी है, डिग्री भी है, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, ये तो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अभी हमने पढ़ ही लिया, जब व्हेन मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन अ वर्क व्हिच कैन बी डन बाय लेस नंबर ऑफ पीपल। कर दोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टर्सरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एन सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो कह रहा है इंडियन इकोनॉमी में जो टर्सरी सेक्टर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा। डू यू अग्री? और भाई साहब हम अग्री करते हैं, हम बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, हम पूरी तरह से डिसअग्री करते हैं इस बात से। अब आप कहोगे सर कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको गूगल की एक रिपोर्ट दिखा दूं 2022 की। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2023 चल रहा है। अगर आप 2022 का डेटा देखो तो प्राइमरी सेक्टर से जो जीडीपी जनरेट हुआ वो हुआ 21.2%, सेकेंडरी से हुआ 24.29, अकेले टर्सरी सेक्टर से भाई साहब 53.89, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर मिला भी दोगे ना तो भी टर्सरी से ज्यादा नहीं है, टर्सरी 53.89 है।
और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि यार टर्सरी सेक्टर उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हुआ ना, टर्सरी तो भाई सबसे ज्यादा कर रहा है। तो आंसर देख लो, आई डू नॉट अग्री एट ऑल, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इफ वी चेक द डेटा ऑफ 2022 का डेटा उठा के देखें, वी फाइंड दैट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो 53.89 जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन रहा है केम फ्रॉम टर्सरी सेक्टर, वो टर्सरी सेक्टर से ही आया है। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई प्लीज यार एक लाइक कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, थोड़ा सपोर्ट करो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू चिल्ड्रन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। जो सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर में 2 तरह के लोग होते हैं, कौन कौन से? हाईली स्किल्ड लेबर और लेस स्किल्ड लेबर। हाईली स्किल्ड लेबर में कौन आ गया? टीचर्स आ गए, बैंकर्स आ गए, आईटी ऑफिशियल आ गए, यूट्यूबर्स आ गए। लेस स्किल्ड में भाई इलेक्ट्रिशियन आ गए, प्लम्बर आ गए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट में आए तो इतना लिख देना, अगर वो 3-4 नंबर में पूछता है तो इसमें थोड़ा सा ये बात और लिख देना, ठीक है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डू यू अग्री विद दिस व्यू? कि भाई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है उसमें जो वर्कर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट का मतलब है उसको मारा पीटा नहीं जाता, उनसे जरूरत से ज्यादा काम कराया जाएगा, पैसे उनको कम दिए जाएंगे, उनको कभी काम मिलेगा कभी। अब यहाँ पे ये 2 इमेजेस देखो, क्या लग रहा है आपको इनको देख के कि भाई इनको जो भी काम मिलेगा ना ये बेचारे कर लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनको अपनी फैमिली को चलाना है, ठीक है। तो यहां देखो आंसर, यस, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। दिस वुड बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना, यहीं से क्या नंबर 1 पॉइंट लिख देना, दे आर नॉट पेड फॉर ओवर टाइम वर्क। कभी कभी होता है कि 5 बजे काम खत्म हो गया लेकिन 7 बजे तक काम करवा लिया, एक्स्ट्रा टाइम के लिए उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड, हालांकि गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन तो बना रखे हैं कि इतने पैसे मिनिमम मिलेंगे, इससे ज्यादा काम नहीं, लेकिन कौन फॉलो कर रहा? कोई नहीं फॉलो कर रहा। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, भाई 5 दिन का काम मिल गया फिर पता नहीं 10 दिन काम मिले ना मिले, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। दीज वर्कर्स आर वेरी पुअर सो दे गेट रेडी टू वर्क इवन इन लो वेजेस, ये बेचारे इतने गरीब होते हैं कि कम सैलरी में भी, कम पैसे में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट, how are the activities in the economy classified on the basis of employment conditions? अब यार यहां देखो, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो आदमी काम कर रहे हैं, बढ़िया ऑफिस के अंदर बैठे हैं, पंखा चल रहा है, एसी लगा हुआ है, सब लोग सूट बूट पहने हुए हैं, और एक बेचारा ये मजदूर है सड़ी गर्मी में बेचारा काम कर रहा है, पानी है नहीं है और अच्छी हेल्थ कंडीशंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, on the basis of employment condition the activities in the economy are classified into organized and unorganized। 2 सेक्टर्स में बटा हुआ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसमें डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ ऑर्गेनाइज सेक्टर लिख देंगे, दूसरी तरफ लिख देंगे अनऑर्गेनाइज्ड। तो हाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, हाई सैलरी मिलेगी, इसमें क्या होगा, जो सैलरी होगी लो होगी। दूसरा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर थोड़ा ज्यादा भी काम करोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसा। इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। इसमें भाई साहब आपको प्रॉपर हॉलीडेज मिलेंगे, छुट्टियां मिलेंगी, इसमें हर दिन काम करना पड़ेगा। इसमें एक बार नौकरी लग गई, एक बार काम पे लग गए तो 2-4 साल की छुट्टी, फिर आपको काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या इनस्टेबिलिटी है, 5 दिन का काम मिल गया फिर हो सकता है 10 दिन काम ना मिले। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या कंडीशंस हैं। भाई इसका आंसर पूरी की पूरी ये वाली टेबल बना देना बस, ठीक है, मजा आ गया। एक ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 2 क्वेश्चंस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग द नरेगा 2002। अब चिल्ड्रन नरेगा लिखा आ जाए या मनरेगा लिखा आ जाए, कंफ्यूज मत होना, बस मनरेगा का मतलब है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये चाहती है जो गांव में रहने वाला हमारे नवयुवक लोग हैं जो 18+ हैं उनको क्या मिले, उनको काम मिलना चाहिए,
ठीक है, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा उनको काम मिलना। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम 100 डेज का आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देंगे, और आप वो भी आपके घर के 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर। कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई रोड बन रही है, कोई कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, और अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, मान के चलो काम नहीं दे पाती, तो 100 डेज की जो सैलरी है गवर्नमेंट वो देगी ही देगी। तो इससे क्या क्या फायदे हुए हैं, आंसर देखो। टू प्रोवाइड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल एरिया पीपल। अब 365 दिन होते हैं, 365 में 100 दिन की गारंटी तो किसने ले ली, गवर्नमेंट ने ले ली। The act is now implemented in around 625 districts in India. Children, अगर आप अपनी CBSE की बुक उठा के देखोगे तो उसमें शायद 225 या 230 मिलेगा, लेकिन ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ 2023 का। जो मनरेगा या नरेगा जो एक्ट है वो इस टाइम इंडिया के लगभग 625 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। If the government fails to pay any employment, government will pay 100 days wages. Suppose करो अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पाती या काम नहीं दे पाती, उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 100 दिन का पैसा घर बैठे भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एक्टिविटीज एंड फंक्शन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। एक तरफ डाल देना प्राइवेट सेक्टर, एक तरफ लिख देना पब्लिक सेक्टर। ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, इसकी मालिक कौन है, प्राइवेट कंपनीज। इनको कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कोई भी चीज लेने जाओगे थोड़ी महंगी मिलेगी, है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे भाई महंगा इलाज होगा। यहाँ पे द रेट्स आर लोअर, थोड़ा जो प्राइस होते हैं कम होते हैं। एग्जाम्पल देख लो प्राइवेट सेक्टर के, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जियो हो गया, और यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज टेकन अप देम। तो पब्लिक सेक्टर जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट वाला सेक्टर है, वो किस तरह से हेल्प कर रहा है और क्या कर रही है गवर्नमेंट। तो उसके 3 एग्जांपल दे दो। पहला है रेलवेज, दूसरा है एनटीपीसी और तीसरा है एम्स। तो रेलवे क्या कर रही है, टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एट चीप रेट। आप देखो अगर आप ट्रेन से सफर करते हो तो आपको काफी कम पैसों में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। एनटीपीसी क्या है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर रेट। अब सरकार की ये कोशिश रहती है कि उन लोगों के पास भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा पैसा, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी सबको पहुंचे, और वो भी कम से कम दामों में। एम्स आपने सुना होगा, लोग अपने बड़े बड़े बीमारियों का इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं। टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विस एट अ चीप रेट, बहुत ना के बराबर पैसों में एक टॉप क्वालिटी सर्विस देना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में जो पब्लिक सेक्टर होता है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 1, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप देखो गवर्नमेंट जॉब निकालती है, नहीं निकालती, बैंक में जॉब निकालती है, टीचिंग की जॉब निकालती है, हर सेक्टर में जॉब निकालती है। नंबर 2, इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। भाई जब जॉब निकलेंगी तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज या कोई प्रोजेक्ट आया उस पर लोगों को काम मिलेगा, डेवलपमेंट होगा। इट इज इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ इनकम। आप देखो गवर्नमेंट ना भेदभाव नहीं करती है। अगर कोई पोस्ट निकली है, मान के चलो उसमें 100 पोस्ट हैं, ठीक है, तो उसमें जितने भी लोग आएंगे सबकी जो इनकम होगी वो बराबर होगी। ऐसा नहीं है कि इसकी ज्यादा होगी या इसकी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The workers in the unorganized sector need protection on the following issues: wages, safety, health। ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आप वहां से लिख दोगे, थोड़ा सा आप इसमें ये भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है ना, सबको सारी चीजें मिलती हैं। द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स नीड बेटर वेजेस। मतलब वेजेस का मतलब उनकी सैलरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उनको अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड होनी चाहिए। देन ओनली द एंटायर नेशन कैन डेवलप। ठीक है, तभी पूरा नेशन डेवलप हो सकता है। अगर आप चाहो, अगर ये थोड़ा लॉन्ग में आ जाए तो आप इसमें लिख सकते हो कि इनको पुअर वेजेस मिलता है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो इनको कोई हेल्थ सेफ्टी नहीं मिलती, इनकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी खराब रहती हैं। नंबर 2, इनको एक्स्ट्रा टाइम के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो आप इस तरह की चीजें लिख सकते हो। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। देयर आर डैश सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने पढ़ा था ना कितने सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी की। 1 सेक्टर है, 2 सेक्टर है, 3 है या 4 है। अपने आंसर में आप चाहो तो A, B, C या D लिख देना, या पूरा 1, 2, 3, 4 जो भी आपका आंसर हो वो लिख देना। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।